सो हाय गाइस, सबसे पहले एमडी वर्मा की ओर से आप सबों को गुड मॉर्निंग। क्योंकि अगर आप लोगों का मॉर्निंग हुआ बैड तो आप लोग हो जाएंगे सैड, और अगर आप लोग हुए सैड तो फिर मेरा नहीं हो पाएगा ऐड। चलिए आप लोग मेरा ऐड कीजिए। और इसी के साथ चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के पहले थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसको कहेंगे? कोई भी संस्था या कोई भी व्यापार जो करता है उसको ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे हम लोग। किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का दो प्रकार का होता है, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किसको कहेंगे? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनाएगा या खोलेगा उसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस कमाना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस कमाना। ये प्रॉफिट एंड लॉस कमाने के उद्देश्य से ही कार्य करेगी। क्लियर? जैसे आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एग्जांपल देख सकते हैं, टाटा स्टील कंपनी, ये अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी खोली है। दूसरा बिरला प्राइवेट कंपनी, ये भी प्रॉफिट कमाने के लिए। रिलायंस कंपनी, ये भी प्रॉफिट कमाने के लिए। मारुति कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके अलावा और हो सकता है हुंडिया कंपनी, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या व्यवसाय जो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कार्य कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है? और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे हम लोग? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जिसका पहला ऑब्जेक्ट होता है लोगों का सेवा करना। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्ट होता है लोगों का सेवा करना। तो कहने का मतलब मेरा है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य लाभ हानि कमाना नहीं होता है बल्कि लोगों का सेवा करना होता है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लोगों का सेवा करने का होता है वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग कहते हैं एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं है। जैसे आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा कौन है जो बिना प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा है? जी बहुत है। जिसमें से पहला स्कूल। जितना भी आप स्कूल, सरकारी स्कूल में जाते हैं, देख लीजिए आपसे कोई फ़ी लिया जाता है? नहीं, फिर भी पढ़ा रहा है। कॉलेज फ़ी लिया जाता है? नहीं, वो तो छोटी मोटी खर्च के लिए एडमिशन फ़ी वगैरह लेता है, लेकिन ये सब सेवा करने की भावना से खोला गया है। हॉस्पिटल, ये सेवा करने का इसका पहला ऑब्जेक्ट है। ठीक है? क्लब, हम लोग क्लब बनाते हैं अपने समाज की सेवा करने के लिए। लाइब्रेरी, पुस्तकालय इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर आएंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, सेवा करने के लिए। उसके बाद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई भी धार्मिक संस्था जहाँ धर्म का काम होता है वहाँ पर आपका सेवा हो रहा है। उसके बाद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जहाँ दान के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है? दान पेटी के लिए। तो ऐसे संस्था को हम लोग कहेंगे एनपीओ। तो शॉर्ट में एक बार फिर बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हो जाता है आपका नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य लाभ हानि कमाने का होता है, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य लाभ हानि कमाना नहीं बल्कि लोगों का सेवा करना होता है। क्लियर हो गया? आप कंसेप्ट ले लीजिए, इस कंसेप्ट से क्या होगा आगे जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर? क्योंकि उसमें पूछा जाएगा कि बताइए टाटा स्टील कंपनी कौन ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग ट्रेडिंग में लगा देंगे। कहेगा स्कूल कौन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको कहेंगे नॉन ट्रेडिंग में, यानी कि एनपीओ। क्लियर? इसी तरह हम लोग चुनेंगे आगे जाके ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अब एनपीओ अकाउंटिंग करती है। अकाउंटिंग तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, हर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग करती है। तो वो अकाउंटिंग जो करती है, ट्रीटमेंट जो लिखती है, वो अपने यहाँ लेखा जोखा किस बेसिस पर? ऐसे भी सुनिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ जो अकाउंटिंग, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, जितना भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का दो मेथड है, एक कैश बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ अकाउंटिंग दो बेसिस पर रिकॉर्ड करती है, एक कैश बेसिस पर और दूसरा एक्रूअल बेसिस पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एनपीओ। एनपीओ जो है वो कैश बेसिस पर अपना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। कैश बेसिस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है मीन्स ये सिर्फ एक कैश बुक रखती है, और कैश बुक रखती है। कैश बेसिस में क्या होता है, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। बोले सर नहीं समझे। नहीं समझे, कैश ट्रांजैक्शन मीन्स आप देखिएगा कि अगर आपके पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, एट प्रेजेंट में अगर कैश आ रहा है और कैश जा रहा है तो समझ जाना है
कि ये कैश बेसिस पर कार्य हो रहा है। कैश आ रहा है तो लिखेंगे, कैश जा रहा है तो लिखेंगे, कैश अगर नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा है तो नहीं लिखेंगे। बाकी बकाया वाला कारोबार कैश बेसिस में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि कैश बेसिस अकाउंट में हमेशा जितना कैश ट्रांजैक्शन नगद आया तो लिखेंगे, नगद गया तो लिखेंगे। क्लियर? तो कैश बेसिस अकाउंट पर एनपीओ अपना अकाउंटिंग रखती है। तो जब वो कैश बेसिस पर अकाउंटिंग रखती है तो कौन कौन अकाउंट रखती है ये भी तो जान लें। अगर कैश बेसिस पर अपना अकाउंटिंग रखती है एनपीओ तो कौन कौन अकाउंट रखती है? एनपीओ अकाउंटिंग रखता है एक रिसिप्ट एंड पेमेंट सिस्टम या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये रखती है जितना भी रिसिप्ट होता है इनके यहाँ कैश सब रिसिप्ट साइड में दे देती है, और जितना भी कैश पेमेंट होता है सब पेमेंट साइड दे देता है। लेकिन इसमें बाकी बकाया वाला कारोबार नहीं करती है कि कुछ बाकी है तो लिख लीजिए, कुछ बाकी है आना तो लिख लीजिए, ये कारोबार एनपीओ नहीं करती है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपका दिया हुआ है इसको हम लोग कह सकते हैं समरी ऑफ कैश बुक, मतलब ये कैश का ही अकाउंट है, कैश बुक का। रिसिप्ट एंड पेमेंट सिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं? समरी ऑफ कैश बुक। और जब ये समरी ऑफ कैश बुक है तो फिर कैश हमारा किस अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में। इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट सिस्टम किस नेचर का है या फिर किस अकाउंट का आता है, तो हम लोग टिक करेंगे क्या? रियल अकाउंट में। क्लियर? उसके बाद भी क्या करती है ये एनपीओ एक रिसिप्ट एंड पेमेंट सिस्टम बनाती है। इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट सिस्टम को देखते हुए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखिए ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो अपना प्रॉफिट जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, लेकिन एनपीओ जो है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नहीं बनाती है, ये बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब ये बनाती है तो डेबिट साइड में आपका एक्सपेंडिचर देती है और क्रेडिट साइड में इनकम। तो जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर होता है उसी में दिखा लेती है ये, और ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानती है। तो जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखती है। एनपीओ अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखता है, उसको वो सरप्लस या डिफिशिएट लिखता है। सरप्लस या डिफिशिएट, प्रॉफिट हो रहा है तो सरप्लस लिखती है और अगर लॉस हो रहा है तो डिफिशिएट लिखती है। और जब ये प्रॉफिट और लॉस की बात है यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बन रहा है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुआ, और जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर होता है सब रियल अकाउंट में होता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर? एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो ट्रांजैक्शन है वो हमेशा ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम या रिकॉर्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू नेचर का आइटम को रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू नेचर का आइटम का मतलब क्या होता है हम आगे समझाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाएगा केवल रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि हम लोग का आइटम दो प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू नेचर का, एक कैपिटल नेचर का। आगे बताएंगे, समझ में आया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम को शो करेंगे। और उसके बाद एनपीओ क्या करती है? एक बैलेंस शीट भी बनाती है। बैलेंस शीट बनाती है तो इसमें केवल ओनली कैपिटल नेचर आइटम या रिकॉर्ड, बैलेंस शीट जब बनाती है तो इसमें कैपिटल नेचर के आइटम को ही रिकॉर्ड करती है बैलेंस शीट में। यानी कि शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि एक रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम बनाती है। रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम में जितना कैश आता है उसको लिखता है, जितना कैश जाता है उसको लिखता है, तो रियल अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर में जितना भी इनकम होता है और जितना एक्सपेंडिचर होता है उसको शो करता है, तो वो हो गया नॉमिनल अकाउंट। और बैलेंस शीट में क्या करता है सर? जितना कैपिटल नेचर का है, कैपिटल नेचर कहने का मतलब होता है कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज़, जितना भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को आप कैपिटल नेचर का कह सकते हो। अगर आप लोगों को चुनने में दिक्कत होती है तो थोड़ा ये आप कंसेप्ट रखिएगा, जितना भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होगा सब कैपिटल नेचर का होगा, और जब कैपिटल नेचर का है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। और जितना भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर है वो सब आपका रेवेन्यू नेचर का होगा, और रेवेन्यू नेचर का होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे, कैपिटल नेचर का होगा तो बैलेंस शीट में डालेंगे। क्लियर? ये आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रखो। वहाँ पर आप लोग का ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कैपिटल नेचर के जितने भी आइटम है कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो आप बैलेंस शीट टिक करेंगे। रेवेन्यू नेचर के कहाँ, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम में क्या दिखाते हैं, तो बोला कैश नेचर का। ठीक है, आप ये भी पूछ सकता है रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम किस अकाउंट में जाएगा, तो रियल अकाउंट में। इनकम एक्सपेंडिचर किस अकाउंट में जाएगा, तो नॉमिनल अकाउंट में। और बैलेंस शीट कोई अकाउंट में नहीं जाएगा, इसमें एसेट्स और लायबिलिटी दिखाते हैं। क्लियर? ये एक स्टेटमेंट है। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब ये रिसीप्ट एंड पेमेंट सिस्टम बनाती है तो कैसे बनाती है? एनपीओ। ठीक है, तो देखिए
रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम बनाती है तो ये दो पक्ष बनाती है, एक बायां साइड में रिसिप्ट लिखती है और दाहिना साइड में पेमेंट। तो चलो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं रिसिप्ट कि जब भी रिसिप्ट होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में तो दो ही कार्य होता है, एक रिसिप्ट होता है और एक पेमेंट होता है। तो रिसिप्ट होता है तो रिसिप्ट हमारा दो प्रकार का होगा। यहाँ रिसिप्ट कहने का मेरा पर्पस क्या है, यहाँ रिसिप्ट कहने का मेरा पर्पस है कि कैश आपके यहाँ आ रहा है, और पेमेंट कहने का पर्पस होगा तो वहाँ कैश जा रहा है, कैश के बारे में देखना है, क्योंकि एनपीओ हमेशा कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करती है। ठीक है, अब चलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी आगे, एक्रूअल कंसेप्ट पर इसका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट सिस्टम में सिर्फ कैश नेचर के आइटम को लिखा जाएगा। तो जिसमें सबसे पहला हम लोग सीखेंगे रिसिप्ट साइड। क्लियर, रिसिप्ट साइड में देखिए दो रिसिप्ट होगा, एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होगा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर, अब रिसिप्ट जब हम लोग लेंगे तो उस रिसिप्ट में से दो रिसिप्ट हम लोग का पैदा होगा, एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होगा कैपिटल रिसिप्ट। अब किस रिसिप्ट को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे और किस रिसिप्ट को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिएगा तो आगे जाके आप लोगों को ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत होगी और ना ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में दिक्कत होगी और ना ही बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत होगी। क्लियर, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले रिसिप्ट जब करेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट किसको कहेंगे, सब्सक्रिप्शन। याद रखिएगा एनपीओ का सबसे मुख्य स्रोत इनकम का होता है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हम लोग चंदा ले रहे हैं। यहाँ रिसिप्ट की बात हो, यहाँ जितना कुछ भी आइटम दिए हुए हैं, रिसिप्ट, जनरल डोनेशन, ये सब रिसिप्ट की बात हो रही है कि हम लोग जब रिसिप्ट करेंगे, सब्सक्रिप्शन हम लोग रिसीव किए हैं तो चंदा तो हम लोग को मिलते रहता है, क्योंकि हम लोग भला का काम करेंगे, हम लोग का उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का नहीं है। इसलिए सब्सक्रिप्शन अगर आपका रहेगा तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ देगा सब्सक्रिप्शन किस नेचर का है, तो हम लोग वहाँ लिख देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट नेचर का। ठीक है, अब वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं लिखेंगे। अगला जनरल डोनेशन। अब जनरल डोनेशन, अब जनरली डोनेशन दान लिए हुए हैं, यहाँ रिसिप्ट की बात है, कुछ भी पढ़ेंगे समझ जाना, और रिसीव कर रहे हैं। जनरल डोनेशन, आप दान लिए हुए हैं कुछ जनरल काम करने के लिए, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। या फिर कह सकते हो रेवेन्यू रिसिप्ट किसको कहते हैं, जो डे टू डे मेरा इनकम होते रहता है, आते रहता है, डे टू डे वो मिलता रहेगा, तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। और जो आपको बीच बीच में मुख्य कार्य के लिए बीच बीच में एक बार मिलेगा तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। ठीक है, तो जनरल डोनेशन ये जनरल मिलता ही रहेगा, तो आपका ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये रिसिप्ट साइड में दे दिए, रेवेन्यू रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड दे दिए। अगला क्या है देखिए, ढक गया, इंश्योरेंस, इंट्रेंस फीस। आपके क्लब हैं, क्लब में कोई मेंबर आएंगे, इंट्रेंस करेंगे, उससे फीस लेंगे, तो ये तो डे टू डे होता रहेगा, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है क्योंकि रिसिप्ट कर रहे हो। बार बार हम नहीं बोलेंगे रिसिप्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिसिप्ट साइड में जितना भी आइटम दिया हुआ इसको हम पढ़ेंगे तो समझ जाइए आप रिसिप्ट कर रहे हैं। क्लियर, चलिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर बेचे हुए हैं तो उससे आप बेच दिए तो उससे रिसीव हो रहा है कैश, तो रिसिप्ट साइड दे दिए। लेकिन कौन रिसिप्ट हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास बहुत है पुराना, उसको आप बेच दिए रद्दी वाला, तो उसमें कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो रिसिप्ट साइड दिए, तो कौन रिसिप्ट हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी तरह सेल ऑफ प्रोसीड फ्रॉम, आप कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आप उसमें से सेल किए हैं, जैसे चैरिटी शो लगाए हैं, उसमें चैरिटी आपका आया, तो ये तो रेवेन्यू नेचर का हो गया। लेक्चर आप दे रहे हैं अपना क्लब के बारे में या फिर अपना कैसे चलाएंगे संस्था उसके बारे में, तो वहाँ भी आप फी रिसीव करेंगे, तो लेक्चर फी रिसीव कर रहे हैं तो ये भी रेवेन्यू नेचर का। इंटरटेनमेंट, आप इंटरटेनमेंट किसी को करा रहे हैं उसमें फी लेंगे, तो इंटरटेनमेंट भी आपका यहाँ रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट हो गया। रेंट ऑफ हॉल, आपके यहाँ हॉल है उसमें रेंट ले रहे हैं तो वो भी आपका रिसिप्ट हुआ, इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। लॉकर रेंट, अगला लॉकर रेंट है तो ये भी आपके यहाँ लॉकर है उसका रेंट ले रहे हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, आप कहीं फिक्स जमा किए थे उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कहीं इन्वेस्ट किए थे अपना एसेट्स, उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो वो भी आपका रेवेन्यू इनकम हो गया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बहुत पुराना छोटा रद्दी वाला बेच दिए ओल्ड, तो उसमें भी आप रिसीव कर रहे हैं तो ये भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। और जब रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया तो याद रखिएगा आगे हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए एनपीओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, तो जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो सब वो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाएगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ हमसे गलती लिखा गया है, सॉरी, ये डेबिट साइड नहीं होगा, क्रेडिट साइड। कौन साइड, क्रेडिट साइड।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो वही लिखे हैं, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि ऊपर में जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट है उस सब को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि रेंट ऑफ हॉल किस नेचर का है, तो पहला जवाब तो रेवेन्यू रिसिप्ट का है। दूसरा, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में या क्रेडिट में, तो लिख देंगे कि नहीं रेवेन्यू रिसिप्ट है तो क्रेडिट साइड में, ये टिक आउट करेंगे। क्लियर? तो यानी कि जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट है सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अब चलिए हम लोग को देखना थोड़ा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो आपको डे टू डे रिसिप्ट नहीं हो रहा है, स्पेशल कोई पर्पस के लिए रिसिप्ट हुआ है तो फिर वो कैपिटल रिसिप्ट हुआ। और जितना भी कैपिटल रिसिप्ट है वो सब आपका लायबिलिटीज हो जाएगा, और जब लायबिलिटीज हो जाएगा मेरे दोस्त तो फिर इसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। स्पेशल काम के लिए अगर आप रिसीव किए हैं, बीच बीच में एक दो बार मिलता है या स्पेशल काम के लिए मिलता है, जैसे पहला इसमें दिया है स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, आप स्पेशल काम के लिए डोनेशन लिए हैं। देखिए बात यहाँ हो रही है तो रिसिप्ट का ही हो रही है, स्पेशल कार्य के लिए आप डोनेशन लिए हैं तो स्पेशल काम कीजिए जो आप रिसीव करके रखे हुए हैं। अगर आप लोग को लगे कि नहीं आप रिसीव तो कर रहे हैं, इसके पीछे कोई टेंशन नहीं है, लगे कि नहीं आगे कुछ काम करना है, टेंशन है, तो वो कह देना लायबिलिटीज है। ठीक है, तो आप स्पेशल पर्पस के लिए दान लिए हुए हैं तो स्पेशल काम करने के लिए रखिए, उसको स्पेशल करना है आपके लिए, लायबिलिटीज हो गया। तो ऐसे रिसिप्ट जो होगा जो स्पेशल पर्पस के लिए लीजिएगा उसको कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। क्लियर? वो आपका कैपिटल बन जा रहा है। अगला लीजेसीज, अगर आप लीजेसीज भी आपका क्या होता है स्पेशल पर्पस के लिए लिया जाता है तो ये भी आपका हो गया कैपिटल रिसिप्ट। और जितना भी कैपिटल रिसिप्ट सब लायबिलिटीज। क्लियर? और लायबिलिटीज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। इसलिए एक एक आइटम को जान लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो, जो पूछे उसी का जवाब देंगे। अगला देखिए लाइफ मेंबर फी। लाइफ मेंबर फी क्या होता है, अगर कोई मेंबर मेरे यहाँ क्लब में आ रहा है उसका फी लाइफ मेंबर फीस मतलब पूरा जीवन भर का फी एक बार में ही दे दिया तो फिर ये तो हर बार मिलने वाला है नहीं, ये तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया, इसलिए ये भी लायबिलिटीज हो गया। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपके यहाँ फिक्स एसेट्स है उसी को बेच दिए हैं, तो बेच दिए तो उसमें तो कैश रिसिप्ट हुआ ना, तो बेच तो दिए लेकिन फिक्स एसेट्स बेच दीजिएगा तो फिर आगे काम कैसे कीजिएगा। तो वो फिक्स एसेट्स जो बेच दिए हैं उसको आप रिसिप्ट तो किए हैं लेकिन उस पैसे को फिर फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए ही आप यूज कीजिएगा, तो रिसिप्ट हुआ तो ये आपका लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, तो ये भी हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट किए थे 2-4-10 करोड़, उसको आप सेल कर दिए हैं तो फिर से आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसको आप डे टू डे तो होते नहीं रहेगा, तो वो भी हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। अगला स्पेशल फंड, यहाँ तो क्लियर इंडाउमेंट फंड था, सॉरी इंडाउमेंट फंड, इंडाउमेंट फंड ही आपका स्पेशल काम के लिए रिसीव किया जाता है, तो स्पेशल काम कीजिए तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट। स्पेशल फंड, वहाँ तो स्पेशल लिख ही दिया। मैच फंड, अगर कोई भी फंड रहे तो ये फंड आप इसलिए बनाए हैं कि वो कार्य करना है। मैच फंड, मैच खिलाएंगे उसमें खर्च बर्च होगा। टूर्नामेंट फंड वगैरह वगैरह जितना भी फंड है, प्राइज फंड, सारे फंड जितने हम रखे हैं सब आगे काम करना है मुझे, डे टू डे तो ये होगा नहीं, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट है तो लायबिलिटीज हो जाएगा। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आप सब यंत्र को बेच दिए फिर नया यंत्र खरीदिए उस पैसे से, तो ये भी तो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। जनरल फंड, कोई फंड बना के रखें तो वो काम करिए। एनी फंड, कोई भी फंड होगा, ये सब हमारा कैपिटल रिसिप्ट कर रहे हैं। क्लियर? और जब कैपिटल रिसिप्ट है तो इसको कहाँ शो करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिसिप्ट को शो करेंगे। तो हम लोग को समझ में आ गया सर, रिसिप्ट साइड रहेगा तो रिसिप्ट साइड में दो रिसिप्ट रहेगा, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा आपका कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर का दिखाएंगे, और कैपिटल रिसिप्ट रहेगा तो हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। रिसिप्ट हो गया, अब थोड़ा पेमेंट साइड देखते हैं। देखिए पेमेंट साइड, जिस प्रकार रेवेन्यू रिसिप्ट होता था तो एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट, उसी तरह पेमेंट में भी आप लोगों का दो प्रकार का होगा, एक रेवेन्यू पेमेंट और एक कैपिटल पेमेंट। क्लियर? तो चलिए रेवेन्यू पेमेंट किसको कहेंगे, जो डे टू डे हमको अपना क्लब मेंटेन करने के लिए खर्च करना पड़ेगा उसको रेवेन्यू पेमेंट कहेंगे, और जो खर्च हम अपने बिजनेस में यूज करने के लिए किसी के पीछे लगाए हैं और उसमें पेमेंट करना पड़े तो वो मेरा कैपिटल पेमेंट होगा। तो पेमेंट हम लोगों का हो गया दो प्रकार का,
एक रेवेन्यू पेमेंट और दूसरा कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट जो डे टू डे मेंटेनेंस करने के लिए खर्च लगेगा, जैसे सैलरी, ये तो डे टू डे खर्च है तो रेवेन्यू पेमेंट। रेंट एंड टैक्स, डे टू डे आपको देना ही होगा टैक्स, तो रेवेन्यू पेमेंट। इंश्योरेंस एंड ऑडिट फी, ये सब तो आपको डे टू डे खर्च करना ही होगा, तो रेवेन्यू पेमेंट। पोस्टल कुरियर एंड टेलीग्राम, रेवेन्यू पेमेंट, क्योंकि डे टू डे करना है। रिपेयरिंग, रेन्यूअल, ये सब साल एडवर्टीजमेंट, प्रचार कराना है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा सर, रेवेन्यू पेमेंट। अपकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड जो है वहाँ आपको देख रेख के लिए साफ़ सुथरा करना ही होगा, रेवेन्यू पेमेंट। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आप वहाँ पर क्लब के मेंबर को इंटरटेनमेंट करा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, गार्डनिंग, साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो ये सब रेवेन्यू पेमेंट। कन्वेंसिंग, रेवेन्यू पेमेंट। बैंक चार्ज आप दे रहे हैं तो रेवेन्यू पेमेंट। इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो रेवेन्यू पेमेंट। वाटर एंड इलेक्ट्रिक, ये सब रेवेन्यू पेमेंट। म्यूनिसिपल टैक्स, ये तो आपको डे टू डे देना ही होगा, रेवेन्यू पेमेंट। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर खरीदे हैं, पीरियोडिकल खरीदे हैं तो उसमें पेमेंट करना होगा। देखिए यहाँ पर कोई भी आइटम दिया है तो इसका मतलब हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आप मिला जुला के कोई छोटा मोटा खर्चा किए हैं तो ये रेवेन्यू पेमेंट हुआ। फ्राइट, आप डे टू डे चलाने के लिए भाड़ा दे रहे हैं। एनी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस अगर आप कर रहे हैं, आप अपने क्लब या फिर अपने हॉस्पिटल को चलाने के लिए डे टू डे इस जगह जो पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे पेमेंट को हम लोग रेवेन्यू पेमेंट कहेंगे, क्लियर। और जितना भी रेवेन्यू पेमेंट होगा सब डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दिखाएंगे। जितना भी रेवेन्यू पेमेंट होगा सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, क्लियर, ठीक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएगा। सैलरी किस नेचर का है तो हम लोग लिख देंगे रेवेन्यू पेमेंट नेचर का है, या फिर सैलरी कहाँ दिखाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे। आप इसके पूरे कंसेप्ट को ले लो, मैं आपको वचन देता हूँ कि आगे जाके आप लोगों को रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक हार्ड चैप्टर है, लेकिन है इसीलिए क्योंकि आप समझते नहीं हैं और समझाते भी नहीं है कोई, इसलिए आप मेरे एक एक आइटम को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए कैपिटल पेमेंट किसको कहेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। आप फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं तो फिक्स एसेट्स किस लिए खरीद रहे हैं, यूज करेंगे, लॉन्ग टाइम इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपका कैपिटल पेमेंट हो रहा है। या फिक्स एसेट्स खरीदे तो पेमेंट करना पड़ रहा है ना, तो कैपिटल पेमेंट हुआ। और जब कैपिटल पेमेंट हो तो याद रखना जितना भी कैपिटल पेमेंट है सबको हम लोग एसेट्स कहेंगे, और जब एसेट्स है तो आगे जाके बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको एसेट साइड में देंगे, क्लियर। उसी तरह परचेज ऑफ बुक, आप किताब खरीद रहे हैं किस लिए, किताब खरीद रहे हैं तो उसमें पेमेंट जा रहा है ना, तो परचेज ऑफ बुक, तो ये आपका आगे दिन तक काम आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, कैपिटल पेमेंट। आगे इन्वेस्टमेंट, आप अपने क्लब के पैसे को कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं, वहाँ भी तो पेमेंट हो रहा है, तो ये कैपिटल पेमेंट हो गया। फिक्स एस डिपॉजिट, आप कहीं जमा किए हुए हैं, ये आपका कैपिटल पेमेंट हो गया, जहाँ जमा करेंगे पेमेंट करना होगा, कैपिटल पेमेंट। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, आपके यहाँ प्राइज फंड था, वो घर में न रख के उसको आप इन्वेस्ट कर दिए, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये भी आपका कैपिटल पेमेंट हुआ। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो इसमें भी आपका क्या, इक्विपमेंट का लॉन्ग टाइम बेनिफिट मिलेगा ना, यहाँ भी पेमेंट हो रहा है, तो ये आपका कैपिटल पेमेंट हो गया। परचेज ऑफ लैंड, यूज करने के लिए। परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीन, ये सब आप अपने यहाँ किस लिए, खर्च करने के लिए नहीं, डे टू डे यूज करने के लिए, लॉन्ग टाइम इसका बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ भी पेमेंट हो रहा था, ये सब हो गया हमारा कैपिटल पेमेंट। और याद रखिएगा जितना भी कैपिटल पेमेंट होगा सारा हमारा एसेट्स कहलाएगा, और जब बैलेंस शीट आगे बनाएंगे तो कैपिटल पेमेंट जितना भी होगा एसेट्स है, और जब एसेट्स है तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, इसलिए हम नीचे में लिखे हैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। जितना भी ये कैपिटल पेमेंट है सब बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाएंगे, और जितना भी आपका रेवेन्यू पेमेंट है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्लियर। तो यही एनपीओ संस्था जो है वो अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट रखती है, रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट को दिखाती है और पेमेंट साइड में पेमेंट को दिखाती है। अब रिसिप्ट साइड में भी हम लोगों का दो आइटम रिसिप्ट होगा, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह पेमेंट में भी हम लोग का दो पेमेंट होगा, एक रेवेन्यू पेमेंट और दूसरा कैपिटल पेमेंट। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखाएंगे, अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, और अगर रेवेन्यू पेमेंट है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और अगर कैपिटल पेमेंट है तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड शो करेंगे। बस इतना कंसेप्ट आप लोग याद रख लीजिए, आप लोगों को 80% एनपीओ का ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड भी हो गया, पेमेंट साइड भी हो गया। अब चलिए इस पर कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।
आगे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले आप लोग याद रखिएगा जो हम बता चुके हैं इसका कंसेप्ट। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, पूरा कंसेप्ट याद रखिएगा रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम का। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शो। रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम जो बनाते हैं उसमें जनरली शो क्या करता है, याद रखिएगा रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम जब बनाते हैं या रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसको जब बैलेंस करते हैं तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। कौन बैलेंस, डेबिट बैलेंस। क्लियर, तो हम लोग टिक मारेंगे इसमें ए नंबर का, डेबिट बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आय व्यय खाता में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर जो आपको कंसेप्ट पीछे दिए हैं सब यहाँ यूज होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले बताए थे केवल रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, याद है? तो जी सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर, ए इसका आंसर होगा, टिक मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवेल्स, आपका आय व्यय खाता प्रदर्शित करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो पीछे बताए थे ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करते हैं, उसको सरप्लस या डिफिशियंसी करते हैं। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवेल्स आपका सरप्लस एंड डिफिशियंसी, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस, अभी आपको बता रहे थे कि स्पेशल पर्पस के लिए अगर आप डोनेशन लिए हुए हैं तो स्पेशल काम कीजिए, तो वो टेंशन है, टेंशन है मीन्स लायबिलिटीज है, और जब लायबिलिटीज है तो उसको कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो क्वेश्चन पढ़िए, डोनेशन रिसीव फॉर स्पेशल पर्पस शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जी नहीं। शुड बी शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बी ही होगा 4 का आंसर। आगे हम जाएंगे नहीं, जब आंसर मिल गया तो क्यों जाएंगे आगे। आप पीछे वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए, 100% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर, आगे देखिए 5 नंबर, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाई ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड। यहाँ चंदा रिसिप्ट कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ चंदा तो रिसिप्ट कर रहा है, लेकिन चंदा किस लिए रिसिप्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, कोई काम करने के लिए रिसीव कर रहा है। और जब कोई काम करने के लिए रिसीव कर रहा है तो ये डे टू डे तो हमेशा नहीं होगा, और जब हमेशा नहीं होगा आप रिसीव कर रहे हैं तो समझ रहे हैं आपके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पर आप जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ए नंबर इसका आंसर, 5 का ए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न में से आउट ऑफ फॉलोइंग आइटम विच वन इज शो इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट सिस्टम। रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम में कौन आइटम शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग। अभी बताएं रिसिप्ट एंड पेमेंट सिस्टम में बाकी बकाया वाला कारोबार नहीं, बाकी बकाया वाला कारोबार नहीं शो करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग ये तो बाकी है, ये तो होगा ही नहीं। लाइफ मेंबर फी, देखिए लाइफ मेंबर फीस तो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ये तो लायबिलिटीज हो जाएगा। एक्रूड सब्सक्रिप्शन, सी डी नंबर का सब्सक्रिप्शन एक्रूड हो चुका है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। कहने का मतलब ए नंबर तो बाकी है, हमको सैलरी दिए नहीं है। डी नंबर तो एक्रूड हुआ, मिला नहीं है। लाइफ मेंबर्स फी तो हमारा लायबिलिटीज हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन को शो किया जाएगा। ठीक है, तो 6 का आपको बी में टिक मार देना है। सॉरी रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम में डिप्रिसिएशन कहाँ से होगा, सॉरी हो गया यार, सॉरी बाबा सॉरी। लाइफ मेंबर फी, ऐसे लाइफ मेंबर फी तो ज़िंदगी भर के लिए है, लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी तो होगा नहीं, डिप्रिसिएशन तो होगा नहीं, एक्रूड सब्सक्रिप्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर लाइफ मेंबर फीस को देखिए कुछ आपका नोट में है, कभी कभी एजम्पशन कर लिया जाता है, एजम्पशन कर लिया जाता है कि किसको होगा, यानी कि इसका आपका बी नहीं होगा, सॉरी सी होगा, इसका सी नंबर में आंसर टिक मारिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर यानी कि एनपीओ क्या बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, जी नहीं। ट्रेडिंग एनपीएल, जी नहीं। रेवेन्यू अकाउंट, जी नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर, सी नंबर इसका आंसर होगा। अभी बताएं कि
जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है वो क्या बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सी नंबर इसका आंसर हमारी। 8 नंबर चलिए, प्राप्ति और भुगतान खाता सारांश है। अभी बताएं रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम किसका सारांश है, अभी बताए हैं। रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम जो है वो आपका कैशबुक, कैश का है ना, समरी नहीं है, तो थोड़ा सा बेसिक थियोरी को याद रखना है आप लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा, रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम में हमेशा कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दिखाते हैं, देखो है ना, बी नंबर आ जाएगा इसका, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 9 नंबर, रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम अकाउंट इज, अभी बताएं रिसीव एंड पेमेंट सिस्टम कैसा है, कैसा कौन अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। देखिए पर्सनल नहीं, रियल, बी नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर, बी नंबर इसका आंसर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब है तो इनकम और एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ई जी, पर्सनल अकाउंट जी नहीं, रियल अकाउंट जी नहीं, नॉमिनल अकाउंट जी, सी नंबर 10 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल तो रहे हैं कि अगर आप शुरू का मेरा कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया है, क्रेडिट साइड बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवेल्स। बताइए, कह रहा है कि आए हुए खाते के क्रेडिट पक्ष का शेष इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाओगे तो क्रेडिट साइड यानी कि दाहिना साइड की बात हो रहा है, ठीक है। तो अगर डेबिट में छोटा होता है तो वो मेरा सरप्लस कहलाता है, और क्रेडिट में अगर छोटा होता है तो डिफिशिएट कहलाता है, ठीक है। तो वही डेबिट में जो छोटा हुआ उसको हम लोग सरप्लस कहेंगे, और क्रेडिट में छोटा हुआ तो उसको क्या कहेंगे, डिफिशिएट। तो वही सरप्लस और डिफिशिएट का थोड़ा सा नाम कुछ अलग है, थोड़ा सुनिएगा, सरप्लस का एक और क्या नाम है, ठीक है। सरप्लस और डिफिशिएट का क्या नाम है, तो यहाँ मांग रहा है क्या, क्रेडिट साइड बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड आप बैलेंस कीजिए, ठीक है। इसका डी आंसर हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहाँ कह रहा है कि अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो तो क्या कहेंगे उसको, तो वही तो लिखा है, एक्सेस ऑफ इनकम माने इनकम अधिक होगा, ओवर एक्सपेंडिचर खर्चा से अधिक हो रहा है इनकम, ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर डेबिट साइड बड़ा होता तो यहाँ लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। तो यानी कि 11 का आपका डी हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। 12 नंबर देखिए, सोर्स ऑफ इनकम फॉर ये नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है उसके लिए इनकम का इसमें कौन स्रोत है, इसमें इनकम का कौन स्रोत है। सब्सक्रिप्शन ये भी इनकम का स्रोत है, डोनेशन ये भी इनकम का स्रोत है, इंट्रेंस फीस ये भी इनकम का स्रोत है, यानी कि तीनों है, तो इसका मतलब 12 का डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट पीछे बताए हैं, डोनेशन पहला नंबर में क्या, लाइफ मेंबर सब्सक्रिप्शन, दूसरा डोनेशन, तीसरा सब्सक्रिप्शन, और अगला है इंटरेस्ट वन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट वन इन्वेस्टमेंट, ये तीनों आपका हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट का। तो इसका मतलब लाइफ मेंबर फीस इसका होना भी चाहिए। चलिए सर 13 का ए ही होगा, होना क्या चाहिए, लाइफ मेंबर फीस, ये लॉन्ग टाइम के लिए कैपिटल रिसिप्ट हुआ। आगे क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाई ए क्लब शुड बी ट्रीटेड, मैंने एक क्लब द्वारा घास के विक्रय से प्राप्त, घास बेचा है वहाँ तो घास होते रहेगा, काटते रहेगा, बेचते रहेगा, तो उससे कुछ पैसा प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, डे टू डे रिसिप्ट हो रहा है। तो 14 का आप लोग देखिए क्या आंसर हो जाएगा, बी होगा, क्लियर, वो कैपिटल रिसिप्ट एसेट्स नहीं होगा, बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ देयर इज मैच फंड। सुन लीजिए एक चीज़ हम वहाँ चर्चा नहीं किए थे कि अगर मैच फंड रहे, बताए थे मैच फंड रहे तो लायबिलिटी साइड होता है, ठीक है। चलिए बताए तो हैं, खोजिए, ट्रीट मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम या ट्रांसफर टू। कह रहा है कि अगर मैच फंड आपके पास है, यदि एक मैच फंड है और मैच व्यय और मैच आय का हस्तांतरित किया जाएगा। याद रखिएगा कि अगर कोई फंड है और उस फंड से नाम से कोई खर्च हो रहा है तो उसी फंड में घटाएंगे, और अगर उस फंड के नाम से कुछ इनकम हो रहा है तो उसी फंड में दिखाएंगे। तो फंड कहाँ है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और वो भी कौन साइड, लायबिलिटी साइड में। तो चलिए देखिए 15 का आपका सी है कहीं पर, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो 15 का सी में टिक कर दीजिए।
इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं फंड को। क्लियर सी बात। 16 नंबर, एक क्लब के सचिव को मानदेय पुरस्कार भुगतान, पेमेंट ऑफ हॉनोरमियम, हॉनोरमियम टू डॉक्टर, हॉनोरमियम टू सेक्रेटरी। अरे पुरस्कार दे रहे हो तो वहाँ पर क्लब के लोग हो, तुम लोग भलाई करते रहते हो, बार बार पुरस्कार देते रहते हो, तो पेमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये रेवेन्यू पेमेंट है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू पेमेंट को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो चलिए 16 का आप देखिए कहाँ है, खोजिए। 16 का आपका हो गया बी नंबर आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे देखिए 17, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्य शुल्क को दिखाया जाएगा। देखिए लाइफ मेंबर फीस आप लोग क्लब लाइफ तो जीवन भर के लिए लिए हैं, तो ये लॉन्ग टाइम है, देखिए बैलेंस शीट में जाएगा। और वो भी फी लिए हुए हैं, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो मीन्स लायबिलिटीज है। तो देखिए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट है कहीं, खोजिए 17 का। जी सर है सी नंबर में, तो सी नंबर में टिक कर दीजिए। अगला 18 नंबर, गैर व्यापारिक संस्था में देवताएं माने लायबिलिटीज और संपत्ति के अधिक को कहते हैं। देवताओं पर संपत्ति का अधिक, देखिए ये चीज़ नहीं बताएं। देवताएं पर संपत्ति का अधिक, अगर बैलेंस शीट तरफ अधिक बड़ा हो जाए और अगर लायबिलिटी साइड छोटा हो जाए, बैलेंस शीट तरफ अधिक हो जाए और लायबिलिटी तरफ कम हो जाए, तो लायबिलिटीज में जो घट रहा है उसको हम लोग कैपिटल फंड कहते हैं। कैपिटल नहीं, कैपिटल फंड। आप बैलेंस शीट बनाना, एसेट साइड बड़ा हो और लायबिलिटी साइड छोटा हो, तो लायबिलिटी साइड में जो कुछ घट कर आएगा उसको हम लोग कैपिटल फंड कहेंगे। तो 18 नंबर में आपका क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि गैर व्यापारिक संस्था लायबिलिटीज पर संपत्ति का अधिक को क्या कहते हैं, कैपिटल फंड। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वसीयत को मानना चाहिए, लीजेसीज उधर बताए थे आप लोग को, कैपिटल रिसिप्ट है ना, तो कैपिटल रिसिप्ट मानना चाहिए। और क्या, अगर यहाँ देख लीजिए 19 का आंसर देखिए कहाँ है, खोजिए। सी नंबर में है कैपिटल रिसिप्ट, लीजेसीज आप प्राप्त कर रहे हैं। आगे चलिए 20 नंबर, आय व्यय खाते की अधिकतम को कहा जाता है। अभी क्या बताएं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम माने अगर इनकम अधिक हुआ और एक्सपेंडिचर किससे, एक्सपेंडिचर से इनकम अधिक हुआ, तो इनकम अधिक हुआ तो हम क्या बताए थे, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को हम लोग सरप्लस कहेंगे। अगर लॉस होता है तो डिफिशिएट। तो यहाँ पर इनकम अधिक हो रहा है, खर्च कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, सरप्लस हो रहा है। ठीक है, तो ए नंबर में टिक कीजिए, 20 का ए में। चलिए अगला, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। आय व्यय खाता कौन बनाता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनपीओ, मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका 21 नंबर का आपका ए आंसर हो जाएगा। क्लियर। 22 में चलिए, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान। अगर आप स्पेशल काम करने के लिए डोनेशन लिए हुए हैं तो फिर आपका इनकम तो नहीं हुआ, वो तो हो गया लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज हुआ तो कैपिटल रिसिप्ट है ना। सब पीछे कंसेप्ट बताए हैं दोस्त, उसको फिर से आप एक बार देख लें जाकर। तो चलिए आपका 22 का सी नंबर आंसर, 22 का सी। अब आगे चलते हैं हम लोग। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम चंदा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप करेंट ईयर में एडवांस चंदा ले लिए हैं तो फिर वो करेंट ईयर का तो नहीं है, इसका कंसेप्ट कुछ उतना नहीं बताए हैं। लेकिन अगर करेंट ईयर का चंदा है तो वो है करेंट ईयर का, लेकिन आप अगला साल का चंदा इसी साल ले लिए तो फिर ये तो टेंशन लग गया ना, टेंशन हो गया तो फिर लायबिलिटीज। देखिए सी में हो जाएगा, इसका सी टिक कीजिए, लायबिलिटीज एडवांस अगर चंदा लिए हुए हैं। तो 24 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है कि आय व्यय खाते में कितनी राशि क्रेडिट किया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये नया टाइप का, इसको ट्रिक में हम बता के निकल जाएंगे। आय व्यय खाता में कितना सब्सक्रिप्शन को दिखाएंगे हैं। व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपका इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन को शो करेंगे। अगर ऊपर में यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा, ये जो डेट दिया है 1/4/2009 और यहाँ 31/3/2010, तो पहले 9 दिया है तब 10 दिया है, ये चीज़ देख लीजिएगा, तब ये मेरा ट्रिक काम करेगा। पहले 9 दिया है तब 10, हो सकता है दे देगा 11 तब देगा 12, और ऊपर में आउटस्टैंडिंग पहले और एडवांस अगर बाद में है तो मेरा ये ट्रिक काम करेगा कि इस साल इनकम एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे। ध्यान दीजिए, इस साल इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग दिखाएंगे कि सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव ले लेंगे, कितना है देखिए तो 4 लाख है। और ये जो आउटस्टैंडिंग ऊपर में इसका कोना कोनी जो है, कोना कोनी मतलब जैसे 10,000 और 2,000, ये दोनों को उसमें जोड़ देंगे, कोना कोनी जोड़ देंगे और इधर से आपका कोना कोनी को घटा देंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है, 4 लाख है।
अभी कोना कोनी जो दोनों था आपका यहाँ से जा रहे हैं 9 से 10 में, 10 और 2 12, 4 लाख में 12,000 जोड़ दिए तो 4,12,000 हो गया। और ई कोना कोनी जोड़ के देखो 25 और 3 28 हुआ, उसको हम लोग घटा देंगे तो 4,12,000 में 28,000 घटा दीजिए। 4,12,000 में 28,000 घटाने के बाद कितना आता है देखिए आप, आएगा 4,12,000 में 28,000 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, सॉरी यार ट्रिक में गलती हो गया, सॉरी। ये जो बताया आपको ये कोना कोनी नहीं, ये कोना कोनी जोड़ना है, ये कोना कोनी जोड़ना है और इस कोना कोनी को घटाना है तो कितना हुआ 25 और 3 28। सब्सक्रिप्शन रिसीव है कितना 4 लाख, 4 लाख में 25 से 3 28,000 को जोड़ देना है तो 4,28,000 हुआ। और इस कोना कोनी 12,000 को क्या करना है घटा देना है तो 4,28,000 में 12,000 घट गया तो 4,16,000 होगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ नहीं कमाने वाला संस्था का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना होता है ना। तो देखिए कहाँ है सेवा करना, दिया है कहीं पर है, समाज की सेवा करना, बी नंबर। अगला, गैर व्यापारिक संस्था के अधिकांश लेन देन होते हैं। एनपीओ का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उस किस लेन देन का होता है, कैश होता है कि क्रेडिट? अभी ये बताया हमको कि कैश ट्रांजैक्शन होता है। कौन होता है? कैश ट्रांजैक्शन। तो चलिए आप एनपीओ में हमेशा कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। ए में टिक कीजिए, 30 का ए। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आय नहीं है? इसमें कौन इनकम नहीं है? सेल ऑफ टिकट, ये तो इनकम है। सब्सक्रिप्शन इनकम है। डोनेशन ये भी इनकम है। इंडाउमेंट फंड इनकम नहीं है। चलिए इसका डी नंबर आंसर। अगला, बकाया चंदा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग चंदा अभी बाकी है, हम लोग लिए नहीं है। जब लिए नहीं है इस तो फिर मेरा क्या है? एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? ले हो या नहीं लिए हैं, वो इस साल का इनकम है तो इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक्चुअली में देखिए बाकी है, तो बाकी है तो हमको क्या करना है? लेना है ना। हाँ, देना बाकी रहता तो लायबिलिटीज, तो चंदा अभी भी लेना बाकी है तो वो मेरा एसेट्स हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो 32 का बी में चले जाइए। अगला देखिए, यदि स्पष्ट रूप से ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाएगा? एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं बोला है। एंट्रेंस फीस हम लोग लिए हैं तो उसको हम लोग इनकम मानेंगे। क्या मानेंगे? इनकम। और जब इनकम है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 33 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैर व्यापारिक संगठन के लिए आजीवन सदस्य शुल्क, फिर तो वही बात। लाइफ मेंबर फीस क्या है? लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है तो कैपिटल रिसिप्ट है। ए नंबर में इसका टिक कीजिए, ए नंबर में इसका टिक कीजिए। कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब चलिए आप अगला क्वेश्चन, पूंजीगत प्राप्ति को सभी प्राप्ति दिखाई जाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट अगर है तो वो कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल नेचर वाले, कैपिटल नेचर वाले जो रिसिप्ट है उसको तो लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, और लायबिलिटी साइड नहीं दिया है तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट है एग्जाम्पल, जी सर। कैपिटल नेचर का चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या कैपिटल पेमेंट हो, वो सब बैलेंस शीट में। तो 25 का बी, 25 नहीं 35 का बी। 36 नंबर देखिए, निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन है? मैंने किस अलाभकारी मतलब जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, यानी कि एनपीओ। कॉलेज, इसका उद्देश्य है लाभ कमाना नहीं है, सॉरी कॉलेज। लाइब्रेरी। निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन नहीं है? कह रहा है रे बाबा, अलाभकारी संगठन नहीं है, इसका मतलब है कि वो लाभकारी संगठन है। लाभकारी संगठन है, अलाभकारी संगठन नहीं है मतलब क्या? वो लाभकारी संगठन है। लाभकारी संगठन माने वो लाभ कमाना चाहती है। तो कौन है? कॉलेज लाभ नहीं कमाना चाहती, हॉस्पिटल लाभ नहीं कमाना चाहती है, लाइब्रेरी लाभ नहीं कमाना चाहिए। ये देखो सार्वजनिक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी दिया है, यही है जो लाभ कमाना चाहती है। क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ जो लिखा हुआ फिर से सुनिए, निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन नहीं है? अलाभकारी संगठन नहीं है इसका मतलब लाभकारी संगठन है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन लाभकारी संगठन है, मैंने जिसका उद्देश्य लाभ कमाने का है। तो कॉलेज का तो नहीं है, हॉस्पिटल का नहीं है, लाइब्रेरी का नहीं है, तो डी नंबर सार्वजनिक कंपनी का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन है? अलाभकारी संगठन माने जिसका उद्देश्य लाभ कमाना, फिर वही क्वेश्चन है क्या? वही वाला है, सॉरी। तो फिर वही क्वेश्चन है, तो आपका डी ही आंसर हो जाएगा। अगला, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, माने एनपीओ जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके लिए सिक्योरिटी को जो पुरस्कार देते हैं वो क्या होता है? वो उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि डे टू डे देना है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 37 का सी। आगे देखिए, अलाभकारी संगठन में आय पर व्यय की अधिक को कहा जाएगा। आय पर व्यय का अधिक, अगर आय कम है और व्यय अधिक है, खर्च अधिक हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, तो लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो उसको डिफिशिएट कहेंगे। तो देखिए इसका 38 नंबर का सी है, 38 का सी, 38 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अब लास्ट करेंगे। मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को, मृत व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम जहाँ भला काम होता है वहाँ ले जाकर वो अपना सारा डोनेट कर देता है, डोनेट कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? होनोरोमियम, लीजेसीज, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन? बताइए, लीजेसीज कहते हैं उसको, क्योंकि लीजेसीज ही मृत व्यक्ति जब जिसका आगे पीछे कुछ नहीं रहता तो वो अपना सारा धन लास्ट में डोनेट करके जो देता है उसी को हम लोग लीजेसीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है? उसमें बोला था नहीं है अलाभकारी संस्थान, मतलब जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो देख लीजिए आपका 40 नंबर में, टाटा थी तो लाभ कमाना चाहती है, एयर इंडिया लाभ कमाना चाहती है, प्राइवेट कंपनी लाभ कमाना चाहती है, जैक जो है सो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये लाभ कमाने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए। तो डी नंबर में टिक कर दीजिए। आई होप कि आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा मदद करें, शेयर करें प्लीज़, और आगे आप लोगों के लिए इसी प्रकार का नया नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।